Good evening, students. Last time we discussed exercise 4.2 and question number 3. In this video, we start new question. Question number 4. Write each of the following in the expanded form. मतलब कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें क्या है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था और हमने उसको किस फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर के रूप में लिखा था। अब ये क्वेश्चन उसका अपोजिट है, हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, हमें उसको एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि विस्तारित करना है। विस्तारित मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। तो पहले हमने मल्टीप्लाई वालों को पावर में लिखा था, अब पावर वालों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है। तो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, 30x² y³ z पावर 4। तो इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, नंबर को हमने अलग लिख दिया, 31 टाइम मल्टीप्लाई, x 2 टाइम है तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई, फिर y हमारे पास 3 टाइम है तो y को हमने 3 टाइम लिखा, तो y मल्टीप्लाई y, और z हमारे पास पावर 4 है मतलब 4 टाइम है तो 4 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आप चाहे तो नंबर के भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर के भी हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप नंबर के नहीं करोगे, इस तरीके से लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल हमें बताना है। तो हम जानते हैं मोनोमियल हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि मोनोमियल होता है सिंगल टर्म वाला, जिसमें एक ही टर्म होती है, वो मोनोमियल है। बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म होती है, और ट्राइनोमियल में 3 होती है, और क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म होती है, 4 टर्म। और टर्म सेपरेट कैसे होती है, प्लस और माइनस से। तो हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग आप लोगों को करना है। तो 5th का फर्स्ट में a² जो है वो मोनोमियल है क्योंकि सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस के साथ कोई और लिखा हुआ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, a² माइनस b²। तो a² आगे वाला और माइनस के साथ b² पीछे, मतलब ये माइनस से क्या हुआ, 2 टर्म हो गई, 2 टर्म। तो जब 2 टर्म होगी तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7 + 5। तो हम जानते हैं ये दोनों नंबर्स हैं, इनको हम प्लस कर सकते हैं तो 12 हो जाएगा। तो हम एक तरह से आंसर किसका लिख रहे हैं, 7 + 5 का लिख रहे हैं, लेकिन आंसर सॉल्व हो रहा है, 12 आंसर आ रहा है। तो 12 को अगर हम बताएंगे तो हम इसको मोनोमियल कहेंगे, मतलब कि इन दोनों को भी हम मोनोमियल ही कहेंगे क्योंकि ये प्लस में है लेकिन जोड़ने के बाद सिंगल आंसर देगा, तो मोनोमियल को बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5th 3x - 2 + 5। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके फिर आंसर बताएंगे कि ये किस टर्म में। तो हम इसको सॉल्व करें तो 3x, x वाला अकेला है तो 3x लिखेंगे। अब ये नंबर प्लस और माइनस दोनों के हैं, तो 5 तो प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे, और प्लस की ग्रेटर नंबर है +3। तो आंसर क्या आया, 3x + 3, मतलब कि 2 टर्म में आंसर आया। ओरिजिनल 2 टर्म में है इसलिए ये बाइनोमियल में आएगा। इसके बाद हमने 8th वाला दिया जिसमें 4 टर्म है, 4 टर्म वाला किस में आएगा, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म वाला। और 3 टर्म वाला हमने लिखा नहीं है, लेकिन वो आपको पता है कि 3 टर्म जो होगा वो ट्राइनोमियल में आएगा, जो सॉल्व नहीं हो सकता, जिसमें सारे अनलाइक हो, जो सॉल्व नहीं हो सकता है, जिसमें एक जैसा ना हो, जैसे नंबर ना हो और सॉल्व के कोई आंसर नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल वगैरह नाम दे सकते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन हो चुका है हमारा। रिमेनिंग आप लोग कर लीजिएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म लिखनी है हमें, ठीक है। तो टर्म लिखनी है, तो फर्स्ट वाले की टर्म तो यही आ जाएगी 3x, टर्म का 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ टर्म अलग नहीं होती है, प्लस और माइनस से अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पर सेकंड वाले में 2x अलग टर्म है और ये माइनस नंबर के साथ जाएगा, तो
3 अलग टर्म है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 6 का थर्ड वाला लिया है 2x² - 7। तो यहाँ पे भी 2 टर्म है, क्योंकि माइनस के आगे वाला एक है और पीछे वाला दूसरा है, तो 2 टर्म वाला सवाल है। 2 टर्म है तो टर्म को हम सेपरेट कर रहे हैं। टर्म इक्वल टू पहली टर्म कौन सी हुई 2x², क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो टर्म सेपरेट नहीं होगी, ये तो दोनों मिलकर एक ही टर्म, मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होती है। लेकिन माइनस से अलग हो गई तो -7, तो ये -7 है ना, तो ये माइनस नंबर के साथ जाएगा, तो हमेशा माइनस अगली टर्म के साथ जाएगा, पीछे वाली टर्म के साथ जाएगा, उसके आगे का सिंबल माना जाएगा। जैसे 7 के आगे क्या है माइनस है, तो ये -7 के साथ जाएगा, तो -7 एक नेक्स्ट टर्म है। इसी तरह से हमारा ये 5th क्वेश्चन है 4x⁵ - 6y⁴ प्लस 7x² y - 9। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 4 टर्म में माइनस प्लस से अगर आप देखोगे तो आगे वाला फर्स्ट है, माइनस के बाद सेकंड है, प्लस के बाद थर्ड है और माइनस के बाद फोर्थ है। तो 4 टर्म है तो सभी टर्म को हम लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी 4x⁵ होगी, कोमा सेकंड टर्म के आगे माइनस है तो माइनस के साथ जाएगा, तो -6y⁴, फिर प्लस 7x² y, तो 7x² y, कोमा नेक्स्ट टर्म में -9 है तो -9 के साथ गया तो -9। तो ये हमने 4 टर्म अलग लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के बाद नया टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स आर सिंबल प्लेस्ड बिफोर एन एल्जेब्रिक टर्म एज ए मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। मतलब कि किसी भी टर्म के आगे जो भी लिखा हुआ रहता है वो उसका कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे हाँ एग्जांपल है 3ABC। अब 3ABC में 3 जो है वो किसका कोफिशिएंट है, किसके आगे लिखा हुआ है ABC के आगे, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ ABC, क्योंकि ABC के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है 3 का हुआ है, तो 3 जो है वो ABC का कोफिशिएंट है। लेकिन अगर केवल BC का पूछा जाए तो BC के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है 3A का, तो उसको छोड़कर जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़कर बाकी जो बचा है वो उसका आंसर होता है। जैसे अब पूछा BC का क्या है तो BC को छोड़ दो तो बाकी क्या बचा 3A, तो 3A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ BC। एंड अगर आपको C का पूछा जाए तो C को छोड़ दो तो क्या बचा 3AB, तो 3AB इज द कोफिशिएंट ऑफ C। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उस लेटर को छोड़कर बाकी जो उसके साथ मल्टीप्लाई है वो सब उसके कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट 2 तरह से होते हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है और एक लेटरल कोफिशिएंट होता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब जो टर्म है उसका जो नंबर है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। जैसे कि 3xyz है तो यहाँ पे 3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ xyz। ठीक है, अब लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, व्हेन द कोफिशिएंट इन एक्सप्रेस इन द लेटर इज कॉल्ड द लिटरल। और कोफिशिएंट लेटर के रूप में है तो जैसे कि यहाँ पे 3xy की जगह पे क्या हुआ axy, तो यहाँ पे a जो है वो लेटर है और किसका कोफिशिएंट है वो xy का, तो कोफिशिएंट नंबर में भी हो सकता है और लेटर में भी हो सकता है। तो a इज द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ xy या a इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, ये भी आप लिख सकते हो। तो है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक अनलाइक क्या होगी, तो द टर्म्स हैविंग द सेम लेटरल फैक्टर और कॉल्ड द लाइक आर सिमिलर टर्म्स एंड द टर्म नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड द अनलाइक एंड दिस सिमिलर टर्म। ठीक है, तो लिटरल फैक्टर जो है, ठीक है, अगर वो सेम है तो लाइक है और अगर सेम नहीं है तो अनलाइक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए -3y एंड -3p, तो यहाँ पे नंबर्स तो सेम है -3 -3, लेकिन वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है ना, तो वेरिएबल सेम होना कंपलसरी है, तो ये अनलाइक है। अब यहाँ पे देखिए PQ एंड P²Q², यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है PQ और PQ, लेकिन यहाँ पर हमारे स्क्वायर सेम नहीं है। यहाँ पे P का स्क्वायर तो यहाँ पे P का स्क्वायर नहीं है, Q का स्क्वायर तो Q का स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम पावर में भी सेम होने चाहिए और आगे के नंबर
कंपलसरी नहीं कि वो सेम हो, नंबर चेंज हो चलेगा, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, यहाँ 5 तो चलेगा, लेकिन यहाँ पावर नहीं होना, ये अनलाइक हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई और एक्स वाई सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक्स सिंगल है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, वहाँ वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे वाई सिंगल है, तो स्क्वायर मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम, तो ये भी अनलाइक है। अब यहाँ पे ये आगे वाला एक्स के साथ है और पीछे वाला भी एक्स के साथ है, तो वेरिएबल सेम हो गया, चाहे उसके नंबर आगे कुछ भी हो। तो नंबर नहीं देखते हैं, सिर्फ वेरिएबल देखेंगे, है ना, तो लेटर्स देखेंगे, और लेटर सेम है पावर भी सेम है तो वो लाइक है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पर्टिकुलर टर्म इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अलग अलग टर्म जो होगी उसकी जो हाईएस्ट पावर है तो वो होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टर्म दे रखी है 3x स्क्वायर वाई क्यूब एंड वाई पावर 4, तो यहाँ पर जो है पावर ऑफ टर्म जो है 3x स्क्वायर वाई क्यूब वाई पावर 4, तो यहाँ पे इस टर्म की पावर, वेरिएबल की टोटल पावर कितनी होगी, तो 2, 3 एंड 4 मतलब कि 9 हो गई। तो इस टर्म के लिए हमारी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या हुई 9, तो हाईएस्ट पावर इज 9, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 16, इसमें हमें पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट वाला भी दिया है सेकंड भी दिया है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं हम यहाँ पर। अब फर्स्ट वाले में क्या है, पहली जो टर्म है आगे वाली एक्स स्क्वायर वाई, उसकी पावर, तो पावर ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर वाई की निकाली तो क्या हुआ 2 + 1, क्योंकि वाई के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसकी पावर 3 आ गई। फिर पावर ऑफ टर्म सेकेंड एक्स क्यूब वाई, तो पावर 3 और 1 है तो 3 और 1 4 हो गई। एंड द पावर ऑफ लास्ट टर्म थर्ड टर्म एक्स पावर 4 एंड वाई पावर 5, तो 4 एंड 5 9 हो गई। तो मैक्सिमम आंसर क्या आया 9 आया। तो इन तीनों टर्म की अलग अलग पावर निकालने के बाद पर्टिकुलर इस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा आई, तो इसकी ज़्यादा आई तो पूरे क्वेश्चन की जो डिग्री है वो 9 हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन हैज़ द हाईएस्ट पावर इज 9, तो द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 9, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो सारे वेरिएबल की पावर को प्लस करने पर हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, वो हमारा डिग्री हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज असाइनमेंट 4.3 फर्स्ट एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन -7p³ q पावर 4 प्लस p स्क्वायर पावर 6 प्लस 2p पावर 5 q इज। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, तो देखिए वेरिएबल की पावर को प्लस करते हैं तो फर्स्ट वाले में 3 और 4 7 हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में 2 और 6 8 हो जाएगा, लास्ट वाले में 5 और 1 6 हो जाएगा। तो सबसे ग्रेटर क्या हुआ 8, तो डिग्री क्या होगी 8 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इफ़ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ 3x + 2y इज। अब क्या करना है, x की वैल्यू दे रखी है -2, y की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमें x की प्लेस पर -2 लिखना है और y की प्लेस पर 3 लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है। उसके बाद पूरे सवाल की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 है, तो 3x + 2y, तो 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लगा के x की प्लेस पे क्या लिखेंगे -2, तो माइनस का इसलिए ब्रैकेट में लिखा, फिर प्लस आया तो प्लस लगा दिया, फिर 2 आया तो 2 लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया और y की प्लेस पर 3 लिखा, तो 2 × 3। अब माइनस के 2 का 3 में होगा तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि एक नंबर माइनस का है तो -6, प्लस लगा दिया और 2 का 3 में इंटू तो 6, तो प्लस और माइनस के 6 को हम माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया तो 0, मीन्स आंसर 0 आया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एप्लीकेबल फॉर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या अप्लीकेबल होता है? अनलाइक टर्म कैन बी एडेड टुगेदर एंड गिव ए सिंगल टर्म। अनलाइक टर्म क्या प्लस हो सकती है? जैसे यहाँ पे 3x और प्लस 2y, तो ये x और y जो वेरिएबल वो अलग अलग है, तो ये 3x वाला और ये 2y वाला ये क्या है? अनलाइक है। तो ये क्या प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो 8 नहीं कर सकते, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। फिर अनलाइक टर्म कैन बी सब्ट्रैक्ट टू गिवन ए सिंगल टर्म। इसी तरीके से जब प्लस नहीं हो सकता है तो माइनस भी नहीं होगा। बीच में अगर माइनस आएगा तो माइनस सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अनलाइक वाले माइनस भी नहीं होते हैं, प्लस भी नहीं होते हैं, लेकिन लाइक वाले प्लस माइनस हो सकते हैं ना, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बोथ ए एंड बी, क्या ए और बी दोनों सही है? तो वो जब ए भी सही नहीं है बी भी नहीं है तो ये सी वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। नन ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो डी ऑप्शन इज राइट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी में एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट वाले में तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 3x इक्वल टू क्या होगा? 3। ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं सेकंड। थर्ड वाला आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड का सेकंड कर रहे हैं, -4ax। हमें x का कोफिशिएंट निकालना है, तो द कोफिशिएंट ऑफ x इन -4ax। -4ax के अंदर x का निकालना, तो x को छोड़ देते हैं, तो क्या बचा? -4 है, तो -4 है हमारा आंसर हो गया कोफिशिएंट। तो जिसका निकालना होता है उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी लिखा हुआ है वो सारा उसका कोफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी टर्म के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखिए। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट कर रहे हैं, x³ -7x² y + 5xy² - 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन मतलब हमने एक टेबल बना ली। ठीक है। तो पहले हमने सवाल को लिखा, एक्सप्रेशन को लिख दिया। सेकंड में हमें टर्म निकालनी है। टर्म कौन कौन सी है? तो टर्म्स नाम से हमने अलग अलग टर्म, जैसे कि 3x³ है तो हमने x³ लिख दिया है ना। फिर -7x²y, तो माइनस नंबर के साथ जाएगा, तो -7x²y। फिर प्लस 5xy², तो 5xy², और -2 अलग जाएगा माइनस नंबर के साथ, तो -2। ये सारी टर्म हमने इसमें से लिख ली। अब हर टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट वाले के आगे कुछ भी नहीं है, कोई सा मतलब नंबर लिखना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा नंबर होगा? 1 होगा, तो 1। फिर यहाँ पे -7 नंबर है, तो -7। यहाँ पे 5 है तो प्लस के 5 होने, यहाँ पे -2 है तो -2 का कोफिशिएंट -2 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन इसका कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म कौन कौन सी है। तो हम फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है। सेकंड आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में हमारे पास लिखा है x², नेक्स्ट है 2y², फिर नेक्स्ट 2x², फिर z²। और थर्ड वाले में हमारे पास है -2x²y, x²z, -yx² एंड xy²। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पूरे क्वेश्चन में से हमें लाइक टर्म को ढूंढ के लिखना है। तो देखो x² यहाँ पर है, 2y² है, 2x² और z²। तो हम जानते हैं कि लाइक कब होगा? जब वेरिएबल एक जैसे होंगे और पावर भी सेम होगी। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। आगे के नंबर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आगे के नंबर से कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती। लाइक टर्म में केवल वेरिएबल को देखा जाता है। तो x² और 2x² ये दोनों लाइक है और बाकी ये अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है। पावर सेम है तो क्या हुआ? वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट थर्ड वाला हम देख रहे हैं, -2x²y, x²z, -yx² और xy²। अब यहाँ पे लाइक देखिए,
तो लाइक टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट वाला जो है -2x² y, मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए और y होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 है लेकिन z आ गया, तो यहाँ पर ये लाइक नहीं है, तो फर्स्ट वाले के साथ ये वाला लाइक नहीं है। थर्ड वाला देखो, यहाँ पर x की पावर 2 है और y है, तो यहाँ पर ये सेम आ रहा है क्योंकि पहले वाले में भी x की पावर 2 थी और y थी, यहाँ पर भी x की पावर 2 और y है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे x² पहले फिर y है और यहाँ पे y पहले फिर x² है, लेकिन वेरिएबल आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये और ये सेम है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -1 लिखा हुआ है, आगे -1 है, यहाँ -2 है, तो नंबर से तो कोई मतलब है नहीं, हमें केवल वेरिएबल और पावर को देखना है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म हमारी लाइक है, तो हमने फर्स्ट टर्म लिखी -2x² y और थर्ड टर्म लिखी -y(x²), क्योंकि ये दोनों वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो फोर्थ, आप कहोगे सर ये भी, तो यहाँ पे x और y² मतलब x और y तो है, लेकिन यहाँ पे पावर स्क्वायर जो है वो y पर है, लेकिन फर्स्ट टर्म में किस पर था, x पर था, तो ये लास्ट वाला अनलाइक में आएगा, तो केवल ये दोनों ही लाइक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री लिखनी है, तो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड आपको करना है, ठीक है। तो थर्ड वाले में है x² y + 2x y² - 5y² x, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड, इसकी हमें डिग्री दिखानी है, तो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो इस थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में पावर कितनी है, तो पावर 2 और y की पावर 1, मतलब कि 2 और 1 टोटल वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी 1 + 2 3 हो गया, और यहाँ पर y की पावर 2 और x की पावर 1 है, तो यहाँ पर भी 3 हो गया। तो सारे टर्म है उनकी पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है, तो मैक्सिमम पावर भी क्या हुई, 3 हुई ना। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे द एक्सप्रेशन हैज़ द हाईएस्ट पावर एज 3, सो डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन = 3, क्योंकि सभी की पावर सेम है और सबसे ज़्यादा पावर 3 आ रही है, तो हमारी जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। तो वेरिएबल की पावर देखते हैं, आगे के नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावरों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर लिखा है ABC + A² BC + AB² C³ + 2AC B²। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में वेरिएबल क्या है, ABC है, सभी में ABC है, तो फर्स्ट वाले में A की पावर भी 1 है, B की पावर भी 1 है और C की पावर भी 1 है, तो 1 1 1 3 हो गई। फिर A² B और C, तो A की पावर तो 2 हो गई, B की पावर 1, C की पावर 1, तो 2 1 और 1, तो 4 हो गई। फिर यहाँ पर A की पावर 1 है, B की पावर 2 है, C की पावर 3 है, तो 1 और +2 3 हो जाएगी, +3 6 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखो तो A की पावर 1, C की पावर 1, तो 1 1 2 और B की पावर 2, तो +2 तो 4 हो जाएगी। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है। तो हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन लिखा हमने, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हैज़ द हाईएस्ट पावर एज 6, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमें पता चली कि क्या है, 6 है। और किस तरीके से, किस टर्म के अंदर है, AB² C³ इसके अंदर है, तो हमारी पावर हो गई 1 + 2 + 3 = 6, इसलिए मैक्सिमम पावर को हमने 6 बताया है। तो आंसर हो गया द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन = 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।